Hello, welcome back to this channel of Growing Together with Shirish और हम नीट 2025 की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, हमारा फर्स्ट यूनिट जो है वो ह्यूमन फिजियोलॉजी है। एक चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस खत्म हो चुका है। आज हम एक नए टॉपिक, एक नए चैप्टर के साथ स्टार्ट करने वाले हैं। दिस इज द पार्ट 1 ऑफ ब्लड एंड सर्कुलेशन। ठीक है, आई होप आपको अभी तक के वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। मैंने आज के वीडियो में एक और चीज ऐड करी है, लास्ट में आपको पता चलेगा। ठीक है, आई होप ये वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे आपकी नीट की तैयारी के लिए। और ऐसे ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। कमेंट करिए, बताइए कि एज अ एजुकेटर, एज अ टीचर मेरे अंदर क्या कमियां हैं, ताकि मैं उनको सुधार सकूं। और लगातार पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि नीट के एग्जाम में पास है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का नया चैप्टर। ये मेरे बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, ये नीट के बारे में एक इंट्रोडक्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज रिमेंबर, ये अभी तक के लेटेस्ट अपडेट्स के हिसाब से बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है, अपडेटेड चीज है। बाकी जैसे जैसे चेंजेस आते रहेंगे मैं इंक्लूड करता रहूंगा। ठीक है, और ह्यूमन फिजियोलॉजी कंप्लीट करने का मेरा आपसे वादा था, और ये इसका आज एक सेकंड चैप्टर है। एक सेकंड जो है इसका एक आगे का कंटिन्यूएशन वाला पार्ट है। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ब्लड एंड सर्कुलेशन। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं अगेन, तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और स्टार्ट करते हैं आज हम अपना चैप्टर। ओके, तो बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। अभी जो हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा, वो पढ़ा कि हमने एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ा। एक्सचेंज ऑफ गैसेस यानी हमें ये पता है कि सेल्स जो है ऑक्सीजन यूज करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती हैं। और इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस को ही हम ब्रीदिंग या फिर रेस्पिरेशन, कोट एंड कोट रेस्पिरेशन कहते हैं, जो कि रेस्पिरेशन की असली डेफिनेशन नहीं है, वो ब्रीदिंग है, वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है। ठीक है, तो बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का क्या मतलब है? बॉडी फ्लूइड्स यानी हमारे बॉडी में कौन कौन से फ्लूइड्स हैं और वो किस तरह से सर्कुलेट करते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, आज का जो पार्ट है वो इंट्रोडक्टरी पार्ट है। मोस्टली चीजें आपको पता होंगी। ठीक है, नहीं पता है तो पता कर लीजिए। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले पॉइंटर की मदद से हम ये समझते हैं कि सेल को रिक्वायर्ड होता है एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ये कॉमन सी चीज है, बहुत बेसिक सी बात है कि एनर्जी और न्यूट्रिएंट सेल को रिक्वायर्ड है। और सेल उनको रिक्वायर करने के बाद, यूज करने के बाद, कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करती है जिसको एक्सक्रीट आउट किया जाता है। राइट, एक बेसिक सा फिजियोलॉजी है, फिनोमेना है। ये सेल लेवल पे भी होता है और ऑर्गेनिज्म लेवल पे भी होता है। अब इस टॉक्सिक सब्सटेंस को प्रोड्यूस करने के लिए, इस टॉक्सिक सब्सटेंस को एक्सक्रीट आउट करने के लिए आपको सर्कुलेशन चाहिए। राइट, क्योंकि आप जहां एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स यूज करते हैं और जहां प्रोड्यूस करते हैं वो डिफरेंट जगह होती है मोस्टली। ठीक है, वो सेम जगह नहीं होती है। या सेल में आप किस तरह से सर्कुलेट करेंगे कि आपका जो, क्योंकि अगर आपका टॉक्सिक सब्सटेंस किसी इंपॉर्टेंट जगह पे सर्कुलेट हो गया है, जैसे कि आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक टॉक्सिक प्रोडक्ट है, अगर आपका वो ब्रेन में चला गया तो दैट इज नॉट गुड। ठीक है, दैट इज नॉट गुड फॉर द फिजियोलॉजी ऑफ द बॉडी। अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में चला गया और एक्सक्रीट आउट हो गया, तो दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। तो सर्कुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम इसी सर्कुलेशन के बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो आपकी एनसीईआरटी की किताब में स्पंजेस और सीलेंट्रेट्स के बारे में बताया गया है। एक लाइन लिखी गई है, बाकी और किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में ज्यादा नहीं बोला गया है। और यही एनसीईआरटी की एक कमी है, वो अ, एक हिंट देती है बस, एक डेप्थ में नहीं समझाती है। वो काम क्या टीचर्स का है। तो हम बात कर रहे हैं स्पंजेस और सीलेंट्रेट्स की। अगर आपने मेरा एनिमल किंगडम में पोरीफेरा और सीलेंट्रेटा वाला वीडियो देखा है, तो आपको ये बात अच्छे से समझ में आएगी। नहीं तो बेसिक इन्फॉर्मेशन ये है कि स्पंजेस और सीलेंट्रेट्स सर्कुलेट करते हैं वाटर को अपनी बॉडी कैविटीज के थ्रू। राइट, यहाँ वहां पे मैंने बहुत अच्छे से डायग्रामेटिकली समझा रखा है। फॉर दिस एक्सचेंज, यानी कौन से एक्सचेंज, जो आपको न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी चाहिए, जो आपको O2 चाहिए, एनर्जी चाहिए, उसके लिए, और ये जो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स आप निकालना चाहते हैं इसके लिए,
पूरा एक सिस्टम बना है, पूरा एक बॉडी कैविटी है जिसके थ्रू, जो वाटर के थ्रू इनटेक करते हैं, वाटर के थ्रू ही एक्सक्रीट आउट करते हैं। प्लीज ये वाला वीडियो आप पोरिफेरा और सीलेंट्रेटा वाला देखिए, आपको समझ आएगा, आपको पसंद आएगा। तो ये एक बेसिक सा सर्कुलेशन सिस्टम है, ठीक है। लेकिन हम एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की भी बात करते हैं, जैसे कि मैमल्स की बात करते हैं, ह्यूमंस की बात करते हैं, तो वहां पे ऐसा सिंपल सिस्टम तो काम नहीं आएगा, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम चाहिए। तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स फ्लूइड्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो एक फ्लूइड हो गया आपका ब्लड, और दूसरा फ्लूइड हो गया आपका लिम्फ। ब्लड को मैंने रेड में करा है, लिम्फ को मैंने व्हाइट में किया है। ब्लड रेड होता है, पर लिम्फ जो है वो पेल येलो कलर का होता है, वो एग्जैक्टली व्हाइट नहीं होता है। बट एक तो डिमार्केट करने के लिए, और दूसरा दिमाग में थोड़ा सा डालने के लिए, इसको थोड़ा सा एम्फेसाइज करने के लिए। ब्लड के तीन कंपोनेंट्स हैं, अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो। एक प्लाज्मा है, एक फ्लूइड मैट्रिक्स है, एक फॉर्म्ड एलिमेंट्स है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक सवाल भी डाला है छोटा सा, ब्लड इज विच टाइप ऑफ टिश्यू, इसके बारे में सोचिएगा, ठीक है। एनसीईआरटी में भी ये लाइन दे रखी है, मैंने नीचे बाद के स्नैपशॉट्स में भी लाइन डाल रखी है। आपका 7th चैप्टर जो है, स्ट्रक्चरल एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स, ठीक है। हमारे टाइम पे 7th होता था, अब शायद 6th या 5th हो गया होगा, मुझे पता नहीं। लेकिन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स में हो सकता है इसके बारे में थोड़ा दे रखा हो। तो ब्लड इज विच टाइप ऑफ टिश्यू, ये आप सोच के बताइए मुझे, ठीक है। तो प्लाज्मा कैसा है? प्लाज्मा एक स्ट्रॉ कलर का है, विस्कस फ्लूइड है। विस्कस मतलब गाढ़ा, ठीक है, जिसमें बहुत आसानी से फ्रीली मोशन ना हो सके। जैसे कि आप अगर उसको देखें, चॉकलेट को देखा ये, या क्रीम को देखें, वो गाढ़ी होती हैं, ठीक है। वही उसी तरह का टेक्सचर, उस तरह का कलर नहीं, उस तरह का टेक्सचर होता है प्लाज्मा का। अब आप ये देख रहे होंगे स्ट्रॉ कलर। स्ट्रॉ कलर कैसा है, ये बताने के लिए एक तो मैंने नेट से एक चीज ली है, जिसमें स्ट्रॉ कलर का वो कलर कौन सा होता है, पेल येलो होता है। और मैंने एक और जो है नेट से इमेज ली है, जिसमें मैंने ये किया है कि प्लाज्मा को दिखाने के लिए कि प्लाज्मा एक्चुअली कैसा होता है, मैंने एक एक्चुअल इमेज ली है ब्लड और प्लाज्मा की, ठीक है, जिसमें ब्लड का ये जो प्लाज्मा वाला कंपोनेंट है ये विजिबल है। तो प्लाज्मा 55% ऑफ द ब्लड है, 90 to 92% वाटर है, इसमें 6 to 8% प्रोटीन्स हैं। ये फैक्ट है, इनको याद रखना है आपको, ठीक है। दे आर नथिंग टू बी व्हाट यू कैन से, इसमें कंसेप्चुअल कुछ नहीं है, इसमें यहाँ पे फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स याद किए जाते हैं, कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंड किए जाते हैं। तो 6 से 8% प्रोटीन है, 90 to 92% वाटर है, 55% ब्लड है, विस्कस फ्लूइड है, स्ट्रॉ कलर्ड है, यानी पेल येलो कलर्ड है। फाइब्रोनोजेन, ग्लोबुलिन्स एंड एल्ब्यूमिन्स आर द मेजर प्रोटीन्स। इसका मतलब ये नहीं कि और कोई प्रोटीन होती नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये मेजर प्रोटीन्स हैं, इनके बारे में आप एनसीईआरटी की किताब में पढ़ेंगे। बाकी तो बहुत डिटेल में भी पढ़ाया जा सकता है, और पढ़ाऊंगा भी मैं, लेकिन अभी के लिए हम रिवीजन सीरीज कर रहे हैं, इसलिए हम एनसीईआरटी पे ही फोकस रखेंगे और एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। फाइब्रिनोजेन का काम है क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड, ग्लोबुलिन्स का काम है डिफेंस मैकेनिज्म, और एल्ब्यूमिन्स का काम है ऑस्मोटिक बैलेंस। समझिए, फाइब्रिनोजेन का काम है क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। जब आपको चोट लगती है, जब आप कहीं गिरते हैं, ठीक है, आपके शरीर से खून निकलता है, राइट। वो खून लेकिन कुछ देर में बंद हो जाता है, अगर वो क्लॉटिंग ना हो तो हीमोफीलिया की कंडीशन याद करिए, जेनेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं हीमोफीलिया ABC, ठीक है। हीमोफीलिया की कंडीशन कैसी कंडीशन है, सेक्स लिंक्ड है कि ऑटोसोमल है, रिसेसिव है कि डोमिनेंट है, वो आपको याद रखना है। कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो आपकी नीट की तैयारी बड़ी जल्दी होगी और बहुत शानदार तैयारी होगी। तो फाइब्रोजेनेटिक का काम है क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड, यानी ब्लड को क्लॉट करना, ठीक है। दूसरे आते हैं ग्लोबुलिन्स, डिफेंस मैकेनिज्म। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज वाला चैप्टर जो है 12th क्लास की एनसीईआरटी में, उसमें इसका बहुत 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 रोल है। जब आप एंटीबॉडीज पढ़ते हैं, आईजीए, आईजीजी, आईजीएम, आईजीडी, आईजीई, राइट, याद आया, हाँ। तो ग्लोबुलिन्स जो है वो इसीलिए उनको इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, इसीलिए उन्हें आईजी कहते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, क्योंकि उनका काम इम्यून सिस्टम वाला काम होता है, उनका काम इम्यूनिटी देने का होता है, इसीलिए वो शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं आईजी। इसके ऊपर मैं बहुत डिटेल में लेक्चर बनाऊंगा, अभी स्टार्टिंग के लिए आप इतना समझिए। एल्ब्यूमिन्स का काम ऑस्मोटिक बैलेंस का होता है, ठीक है।
रिकॉल करिए हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। अब सोचिए, अगर सेल आपकी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में है तो क्या होगा, हाइपरटोनिक में है तो क्या होगा, आइसोटोनिक में है तो क्या होगा। ठीक है, तो सेल्स को हम बॉडी के अंदर एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं। और जो आप सॉल्यूशंस वाला चैप्टर पढ़ते हैं अपना केमिस्ट्री की 12th क्लास की किताब में, उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में बहुत बात की जाती है। ठीक है, तो अगर ऑस्मोटिक बैलेंस डिस्टर्ब होगा तो आपकी सेल या तो लाइस कर जाएगी या श्रिंक हो जाएगी। वो आपकी सेलुलर कंडीशंस नॉर्मल ह्यूमन फिजियोलॉजी के लिए सही नहीं है। तो एल्ब्यूमिन्स क्या काम करते हैं, इसी ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने का काम करते हैं। ठीक है, तो हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं पता होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि सेल को अगर आप इन तीन सॉल्यूशंस में रखेंगे तो क्या होना चाहिए। ठीक है, सेल का कौन से केस में सेल बर्स्ट करेगी, कौन से सेल केस में सेल श्रिंक करेगी, कौन से सेल में सेल के ऊपर कोई इफेक्टिव चीज हमें डिफरेंस कोई देखने को नहीं मिलेगा। ये आपका काम है देखना। ठीक है, प्लाज्मा अगेन स्मॉल अमाउंट्स ऑफ सोडियम होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, कार्बोनेट होता है और क्लोराइड भी होता है। इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोज अमीनो एसिड और लिपिड्स भी होते हैं प्लाज्मा में। क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं प्लाज्मा में, लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। अब ये सोचिए कि अगर क्लॉटिंग फैक्टर्स एक्टिव फॉर्म में हो गए तो क्या होगा, आपका ब्लड क्लॉट कर जाएगा। ब्लड की क्लॉटिंग तब जरूरी है जब ब्लड का बॉडी से लॉस हो रहा हो, लेकिन अगर अंदर ही क्लॉटिंग हो गई, अगर बॉडी के अंदर ही क्लॉटिंग हो गई तो वो तो एक डेंजरस सिचुएशन है। ठीक है, वो एक अगेन एक थोड़ी सी खराब सिचुएशन है, फिजियोलॉजिकली आपकी फिजियोलॉजी आपकी खराब हो जाएगी, उसमें आपको डिलीटीरियस कंडीशंस भी हो सकती हैं। ठीक है, एक्सट्रीम कंडीशंस फेस करनी पड़ सकती हैं, क्लॉट के रिमूवल में भी काम आती हैं। आप जब ये माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाला पढ़ते हैं तो आप एक कंपाउंड पढ़ते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेस, राइट, वो क्लॉट रिमूवल का काम करता है। ठीक है, तो प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर्स इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, ये बात याद रखिएगा। यहाँ पे एग्जामिनर आपके साथ खेल सकता है कि वो क्लॉटिंग फैक्टर्स तो डाल दे और कहते कि एक्टिव फॉर्म में है, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, असर्शन रीजनिंग स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू करके बनाया जा सकता है ये सवाल। ओके, अब आगे पढ़ते हैं। हाँ, तो प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर इज सीरम। अगेन प्लाज्मा के बारे में कि कैसा कलर होता है, स्ट्रॉ कलर का होता है। तो एक छोटा सा फिगर, रिपीटेड फिगर दोबारा से लगाया गया है आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। देखिए, जब आप विजुअलाइज करके पढ़ेंगे, जब आपके सामने चीजें होगी और तब आप उसे पढ़ेंगे, तो आप कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि मैं भी ऐसे पढ़ता था और मेरा टारगेट यही रहेगा कि मैं आप लोगों को भी ऐसे ही पढ़ाऊं। तो प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स, ठीक है, इज कॉल्ड सीरम। ठीक है, एक इक्वेशन सी बनाई है मैंने, याद कर लीजिए, आपको काम आएगी। ठीक है, अब आते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में। तो हम लोगों ने तीन चीजें पढ़ी थी। सबसे पहले हमने पढ़ा था क्या, प्लाज्मा होता है। दूसरा हमने पढ़ा था फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में जो चीजें आती हैं वो आती हैं एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। आपकी एनसीईआरटी किताब में बहुत अच्छे से फिगर दे रखा है, जिसमें इन्होंने बहुत सारी चीजें बता रखी हैं, आपको डिफरेंट टाइप के सेल्स बता रखी है। ठीक है, पढ़िए उस फिगर को देखिए, इंटरनेट पे जाइए और टाइप्स ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट सर्च करिए, टाइप्स ऑफ ब्लड सेल सर्च करिए, आपको बहुत अच्छी अच्छी इमेजेस देखने को मिलेंगी। ये जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं ये 45% ऑफ द ब्लड होते हैं। ठीक है, ये बात याद रखेंगे, प्लाज्मा 55 होता है, ये 45 होता है। वो 55 टू 50 टू 55 होता है, ये 45 होता है। और 5% क्या होता है वो अगेन पता चलेगा। अब आते हैं एरिथ्रोसाइट्स पर। तो एरिथ्रोसाइट्स की लाइफ स्पैन कितना है, 120 डेज। ग्रेवयार्ड ऑफ एरिथ्रोसाइट्स क्या है, स्प्लीन है, मैंने इसीलिए डाल दिया। मैंने लास्ट उसमें लास्ट के किसी लेक्चर में, शायद लेक्चर मुझे याद नहीं है, मैंने किसी में पूछा था कि एरिथ्रोसाइट्स का ग्रेवयार्ड कहाँ है, जब मैं आरबीसी का एक्सचेंज बता रहा था, राइट, तो मैंने पूछा भी था। तो स्प्लीन होता है इसका, याद रखिएगा, फैक्ट है अगेन। तो मोस्ट अबंडेंट सेल्स इन द ब्लड आर ये एरिथ्रोसाइट्स, आरबीसी कितनी होती है, 5 से 5.5 मिलियन। 1 मिलियन इज 10 टू पावर 6, यानी एक के बाद 6 जीरोस, 1 0 0 0 0 0 0। ठीक है, इतनी सेल्स होती हैं पर मिलीमीटर क्यूब में। अब मिलीमीटर क्यूब को लीटर में चेंज करना, वो आप देखिए, वो मैं नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि अगर मैंने सब बता दिया तो फिर वो स्पून फीडिंग हो जाएगी। आई डोंट वांट टू स्पून फीड माय स्टूडेंट्स। ठीक है, तो एरिथ्रोसाइट्स जो है डिवाइड ऑफ द न्यूक्लियस होती हैं, बाइकनकेव इन शेप होती हैं। ठीक है,
रेड ब्लड, रेड कलर आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स कॉल्ड एज हीमोग्लोबिन, कॉम्प्लेक्स होता है हीमोग्लोबिन का। 12 से 16 एक ग्राम ऑफ एचबी पर 100 ml ऑफ ब्लड, ये नॉर्मल माना जाता है। गर्ल्स में थोड़ा सा कम होता है बॉयज के मुकाबले, या वुमेन में थोड़ा सा कम होता है हीमोग्लोबिन बॉयज के मुकाबले। इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है, ठीक है, ये भी सोचिएगा। आपके रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी वाले चैप्टर से, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से ये थोड़ा लिंक्ड है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट रोल इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, अब ये तो मैं पढ़ा चुका हूँ कि आरबीसी का, आरबीसी कितना ऑक्सीजन कैरी करता है, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करता है, कितना कितना करता है, राइट। तो अगर याद हो तो 97% ऑक्सीजन कैरी करता है आरबीसी, और लगभग 20-25%, एम आई करेक्ट, 20-25% कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करता है। एक बार वापस से जाइएगा, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज वाले चैप्टर को दोबारा से पढ़िएगा, दोबारा से उसका वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। स्नैपशॉट्स भी देख सकते हैं आप, एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हैं। तो ये हमारी बात हो गई। अब आते हैं हम ल्यूकोसाइट्स पे। सॉरी फॉर दैट। ल्यूकोसाइट्स जो है कलरलेस होती हैं ड्यू टू लैक ऑफ एचपी। सीधी सी बात है, सिंपल बात है। ल्यूको का अर्थ ही होता है, इसका मतलब ही होता है व्हाइट, इट मींस व्हाइट, ठीक है। ये न्यूक्लिएटेड होती हैं और रिलेटिवली लेस इन नंबर होती हैं, 6000 से 8000 पर मिलीमीटर क्यूब, राइट। 6000 टू 8000 पर मिलीमीटर क्यूब। शॉर्ट लिव्ड होती है वो, 120 डेज होती है, ये शॉर्ट लिव्ड होती है। कि कितने दिन की होती है ये आपकी किताब ने मेंशन नहीं कर रखा है, ये आपका काम है देखना कि ल्यूकोसाइट्स का नॉर्मल लाइफ स्पैन कितना होता है। आप पता करिए, नहीं तो अगले उसमें मैं आपको बताऊंगा। दो तरह की ब्रॉड कैटेगरीज हैं। ए ग्रेनुलोसाइट्स जिसमें लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स आती हैं, और ग्रेनुलोसाइट्स जिसमें न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इसाइनोफिल्स आती हैं। ए ग्रेनुलोसाइट्स मतलब ए जहां पे बायोलॉजी में लग गया उसका मतलब एब्सेंट, जैसे कि एनएरोबिक, ओके। और ए जहां पे लग गया वहां पे एब्सेंट होता है। एनारोबिक इसका सही एग्जाम्पल नहीं होगा एक्चुअली, इसका सही एग्जाम्पल मुझे सोचना पड़ेगा, ठीक है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। बट ए ग्रेनुलोसाइट्स का मतलब ये है वो सेल्स जिनके अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं है। इसमें दो आते हैं, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स में तीन सेल्स आती हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इसाइनोफिल्स। आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रोफिल्स मोस्ट अबंडेंट है किसमें, ल्यूकोसाइट्स में, 60 to 65% है। और बेसोफिल्स लीस्ट अबंडेंट है, 0 to 1% है, ठीक है। अब अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि मोस्ट अबंडेंट और लीस्ट अबंडेंट क्यों है। मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स, यानी मोनोसाइट्स किस में आती है, ए ग्रेनुलोसाइट्स में, और न्यूट्रोफिल्स ग्रेनुलोसाइट्स में। ये फैगोसाइटिक इन नेचर होते हैं। अगर आपने बायोलॉजी में 10th में, 9th में, या किसी छोटी क्लास में अमीबा पढ़ा होगा, तो आपने फैगोसाइटोसिस जरूर पढ़ा होगा, राइट। एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है जो फूड वैक्यूल के अराउंड बन जाता है, जिसको सिर्फ इंगल्फ कर लेती है, तो वही होता है। तो मोनोसाइट्स और जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, दे आर फैगोसाइटिक इन नेचर, डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिज्म एंटरिंग इन द बॉडी। तो एक तरह से ये आपके सोल्जर्स हैं, दे आर योर, हाँ, ये एक तरह के ये सोल्जर्स हैं आपके, जो किसी भी फॉरेन उसको आने नहीं देते, किसी भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म को या बॉडी को या किसी चीज को आने नहीं देते, उसको खा जाते हैं। तो आपके सोल्जर्स हैं, ठीक है। बेसोफिल्स हिस्टामिन और सेरोटोनिन और हेपेरिन सिक्रेट करती है, जो कि इंफ्लेमेटरी रिएक्शंस पे काम करता है। बेसोफिल सबसे कम क्यों है, बेसोफिल सबसे कम इसलिए है क्योंकि हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपेरिन जो इंफ्लेमेटरी रिएक्शंस कॉज करते हैं, इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस तो हैं पर डिसएडवांटेजेस भी हैं। अगर आप ने पहला वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें मैंने लास्ट के क्लास में एस्मा बताया था, एस्मा, ठीक है। एस्थमा भी बोल सकते हैं, एस्मा भी बोल सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर प्रोनाउंसिएशन, इट्स बोथ फाइन, ठीक है। तो ये है कि उस केस में क्या होता है, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन होती है, राइट। तो उसमें बेसोफिल्स बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बढ़ जाते हैं, यानी वो हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपेरिन ज्यादा सेक्रेट करते हैं। तो एस्मा के केस में बहुत ज्यादा ये चीजें बन जाती हैं, तो आपके शरीर के लिए, आपकी बॉडी के लिए सही नहीं होती।
लेकिन नॉर्मल इन्फ्लामेटरी केसेस के लिए, इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस के लिए बेसोफिल हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपेरिन जैसे कंपाउंड्स को सिक्रीट करते हैं, सब्सटेंसेस को सिक्रीट करते हैं, जो कि इन्फ्लामेशन कराती हैं और इन्फ्लामेशन की वजह से इम्यून सिस्टम वर्क करता है। ठीक है, बॉडी में अगेन मैंने बताया बायोलॉजी में हर चीज रेगुलेशन पे काम करती है, कोई भी चीज एक्सेस नहीं होनी चाहिए, कोई भी चीज कम नहीं होनी चाहिए, ना ज्यादा ना कम। ठीक है, ये होता है। आगे बढ़ते हैं। इसाइनोफिल्स 2 से 3% होते हैं, रेजिस्ट करते हैं इन्फेक्शन को, ये भी एलर्जिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं। एलर्जी से याद रखिएगा आईजीई, ई फॉर एलिफेंट, आईजीई एंटीबॉडी काफी जो है अच्छी क्वांटिटी में प्रोड्यूस होती है जब एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं। एक अनरिलेटेड फैक्ट है बट फैक्ट कॉमन है, इसलिए बताना यहाँ पे ठीक लगा मुझे, इसलिए बता दिया। एसाइनोफिल्स 2 से 3% होते हैं, सबसे कम होते हैं बेसोफिल्स। उसके बाद आते हैं लिम्फोसाइट्स, जो कि 2 तरह के होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यूनोलॉजी तो मैंने बीएससी एमएससी एमटेक इनमें बहुत डिटेल में पढ़ी है, तो इम्यूनोलॉजी तो कभी बहुत, इम्यूनोलॉजी पे तो बहुत डिटेल में वीडियोस बनाए जा सकते हैं, बनाऊंगा भी मैं, पर अभी के लिए इतना जान लीजिए आप। तो अब आपसे ये पूछ सकता है कि व्हाट इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द नंबर ऑफ द ल्यूकोसाइट्स दैट आर प्रेजेंट। उसमें जैसे न्यूट्रोफिल डाल दिया उसने, न्यूट्रोफिल के बाद डाल दिया लिम्फोसाइट्स डाल दिया, उसके बाद उसने डाल दिया इसाइनोफिल्स डाल दिया और बेसोफिल्स डाल दिया, ऐसे करके 4 ऑप्शन बना दिए। तो यही ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा है, उसके बाद लिम्फोसाइट्स हैं, फिर इसाइनोफिल्स हैं, फिर बेसोफिल्स हैं। ठीक है, अब न्यूट्रोफिल्स को न्यूट्रोफिल्स क्यों कहते हैं, साइनोफिल्स को साइनोफिल्स क्यों कहते हैं, बेसोफिल्स को बेसोफिल्स क्यों कहते हैं, ये आप सोचिए। ठीक है, न्यूट्रो मतलब न्यूट्रल, यानी जब इन सेल्स को आप एक पर्टिकुलर डाई देते हैं तो ये रिएक्ट नहीं करती। एसाइनोफिल्स को एसिडिक या रेड डाई देते हैं, और बेसोफिल्स को मेरे ख्याल से एक और डाई देते हैं, जो कि ये डिफाइन करती है कि बेसिक इन नेचर है। ठीक है, ये तीनों ग्रेन्युलोसाइट्स है। मैं अगेन इसका एक वीडियो, बहुत डिटेल वीडियो, क्योंकि इस चैप्टर का कुछ कुछ पार्ट थोड़ा सा एडवांस है। एडवांस इन द सेंस ये है कि एनसीईआरटी ने बेसिक इंफॉर्मेशन दे दी है, पर उससे काम नहीं चलेगा, उसका उसके लिए थोड़ा सा आपको हायर लेवल जाना पड़ेगा, हल्का सा, ज्यादा नहीं, हल्का सा जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक बेसिक सी बात हो गई। ठीक है, ये अगेन उसी एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। नेक्स्ट चलते हैं। अब आते हैं थ्रोम्बोसाइट्स पे। थ्रोम्बोसाइट्स को प्लेटलेट्स भी कहते हैं, राइट। तो प्रोड्यूस फ्रॉम द मेगा कैरियोसाइट्स, ये याद रखिएगा, मेगा कैरियोसाइट्स स्पेशल टाइप की सेल्स हैं जो कि बोन मैरो में बनती हैं। आप आप ये जानिए कि जितनी भी तरह की ब्लड सेल्स हैं, इनफैक्ट जितनी भी तरह की सेल्स हैं, ब्लड सेल्स भी, ब्लड सेल्स तो ही है, वो उनका ज्यादातर का प्रोडक्शन, इनफैक्ट मोस्टली सबका प्रोडक्शन बोन मैरो में ही होता है। ठीक है, ये होती कितनी है, ये लगभग यूनिट 10, 100, 1000, 10,000 लाख, तो 1,50,000 से 3,50,000 पर मिलीमीटर क्यूब होती है। ठीक है, रिलीजेस सब्सटेंसेस दैट आर इन्वॉल्व इन द कोagulation ऑफ द ब्लड, थ्रोम्बोसाइट्स को ही प्लेटलेट्स कहते हैं, कोagulation ऑफ द ब्लड में काम करती है। ठीक है, और उसके बाद रिड्यूस नंबर, जब इनका रिड्यूस नंबर हो जाता है, किनका, प्लेटलेट्स का या थ्रोम्बोसाइट्स का, क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, जिससे कि लॉस ऑफ द ब्लड फ्रॉम द बॉडी हो जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज याद रखिएगा। एक और चीज इससे रिलेटेड, ऐसी कौन सी बीमारी है जिसमें प्लेटलेट्स का कम, प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाती है, वायरल डिसीज है, सोचिए। बहुत कॉमन है इंडिया में, बहुत कॉमन है इंडिया में। ऐसी कौन सी डिसीज है, ऐसी कौन सी वायरल डिसीज है जिसमें प्लेटलेट्स का काउंट बहुत कम हो जाता है, सोच के मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ठीक है, ये स्नैपशॉट्स आ गए आपके, ये दूसरा स्नैपशॉट, ये तीसरा, वीडियो पॉज कर लीजिएगा, ये चौथा। ठीक है, और हाँ, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं जो है आज के वीडियो में कुछ स्पेशल लाने वाला हूँ। मैं 10 मार्च से 20 अप्रैल तो प्रैक्टिस कराऊंगा ही कराऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस साइड बाय साइड भी होती ही रहनी चाहिए। ठीक है, तो बताइए कि पहला
क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आपके पास 30 सेकेंड्स है। मैं 30 सेकेंड्स लगाता हूं और आप बताइए कि पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, क्योंकि ये मैंने पढ़ाया है और ये शायद मैंने दूसरे ही लेक्चर में पढ़ा है, दूसरे या तीसरे लेक्चर में पढ़ाया है। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होना चाहिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैच द कॉलम क्वेश्चन टाइप का है। चलिए, इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए बताइए। देखिए, टाइडल वॉल्यूम हो जाएगा 500 से 550 ml ऑफ वॉल्यूम, यानी ए का हो जाएगा 3। ए का 3 हो गया तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन तो नहीं रहे। अब आते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये कितना होगा? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होगा 2500 से 3000 ml। ठीक है, तो ये होगा बी का 1, ए का 3, बी का 1, सी का इसी तरह से फोर्थ आ जाएगा और डी का इसी तरह से 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर 2 होना चाहिए। मैं मार्क नहीं कर रहा हूँ, कोई आंसर नहीं बोल रहा हूँ, ताकि आप पूरा वीडियो देखें, पूरा लेक्चर देखें और साथ में साथ अपना भी कॉन्सेप्ट रिवाइज करते रहें। मैंने इसका आंसर सही बताया या गलत, ये भी देखना आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसके ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। रिडक्शन इन द पीएच ऑफ ब्लड विल, सोचिए क्या होगा। 2 मिनट सोचिए इस क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? रिडक्शन इन द पीएच ऑफ ब्लड विल। मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया था कि रिडक्शन ऑफ द पीएच इन ब्लड कैसा होना चाहिए, उसका क्या ऑप्शन होना चाहिए। देखिए, रिडक्शन ऑफ पीएच होगा यानी कि H प्लस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। H प्लस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन डिक्रीज होगी, ऑक्सीजन टिश्यूज को और चाहिए होगा, तो हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को छोड़ देगा और जो है टिश्यूज में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इसका सेकंड ऑप्शन सही होना चाहिए। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन बताइए, थर्ड क्वेश्चन का आंसर बताइए। आपके पास अगेन 30 सेकेंड्स का टाइम है। एल्विलर वॉल्स, एल्विलर वॉल्स को पकड़िए। डैमेज इन द एल्विलर वॉल्स किसके थ्रू होगा? कल ही बताया था, पिछले ही लेक्चर में डिस्कस हुआ है। प्लीज इतनी जल्दी मत भूलिए, अभी आपको बहुत सारी यूनिट्स और बहुत सारे चैप्टर्स करने हैं। इसका आंसर होना चाहिए अगेन 2, इम्फाइजिमा होना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, चौथा सवाल। सेलेक्ट द फेवरेबल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन एट द एल्विलाई। बताइए इसका आंसर क्या होगा। 20 सेकंड क्वेश्चन को देखिए और फिर आंसर दीजिए। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन एट द एल्वेलाई पूछ रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो जैसा कि मैंने क्लास में एक्सप्लेन किया था लेक्चर के दौरान कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन के लिए यूनिट हाई PO2, लो PCO2, लेस H प्लस आयंस एंड लोअर टेम्परेचर। तो थर्ड ऑप्शन इसका सही होना चाहिए। आखिरी सवाल।
Let's see this. In the regulation of respiration, a chemosensitive area to the rhythm center in the medulla region of the brain is highly sensitive to. मैंने कहा था कि जो मैं पढ़ा रहा हूं सवाल उन्हीं से आएगा, और ये पिछले साल के ही पेपर्स हैं आपके नीट के। ये मैंने अलग से कुछ जादू से क्वेश्चंस नहीं बनाए हैं, ये वही क्वेश्चंस हैं जो नीट में आए हैं, और यही क्वेश्चंस और इसी तरह के क्वेश्चंस नीट में आने की भी आगे संभावना है। एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, इसलिए उसका हल्का फुल्का रिवीजन इसी तरह से हर क्लास में होता रहेगा, ताकि एक साथ आपके दो चैप्टर्स हो जाएं। एक तो आपका सर्कुलेशन तो हो ही रहा है, साथ में आपका ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाला भी चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। बताइए भाई, इसका आंसर क्या है? कीमोसेंसिटिव एरिया बहुत अच्छे से समझाया था, सोचिए, 2 मिनट सोचिए इसके बारे में, बताइए। क्योंकि अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे तभी आपका जो है थोड़ा सा मार्च वार्च तक अच्छा हो पाएगा, अप्रैल तक। मई में आपका पेपर है, ठीक है, फर्स्ट संडे ऑफ मई को आपका पेपर है, ध्यान रखिए। इसका आंसर 2 होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब आप ये देखिए, ऑनेस्टी के साथ देखिए, मुझे मार्क्स मत बताइए, अपने मार्क्स कमेंट सेक्शन में लिखिए, और ये देखिए कि आपने कितना इंप्रूव किया है। अगर आपके 0 मार्क्स भी आते तब भी कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं। अभी आप सीख रहे हैं, अभी मैं भी अभी मैं भी सिखा रहा हूँ ये आपको। हम ऐसे और बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी, अंडरस्टैंडिंग होगी, और हम आगे प्रैक्टिस करते जाएंगे। बाकी अगर आपने 5 आउट ऑफ 5 स्कोर किए हैं तो वेरी गुड, एक्सीलेंट, आप सही ट्रैक पे हैं। और अगर आपके 2 या 3 सवाल सही हैं तो ठीक है, अगर आपके 4 या 5 सवाल सही हैं तो बहुत अच्छा है, अगर आपके 1 या 2 सवाल सही हैं तो आपको और मेहनत की जरूरत है, 0 सवाल सही हैं आपके तो आपको फिर से एक बार पूरा लेसन देखने की आवश्यकता है, ठीक है। ये मैं गाइड कर सकता हूँ, ये मैं सजेस्ट कर सकता हूँ। देखिए, जितना ऑनेस्ट आप खुद से रहेंगे उतना बेहतर आपका, उतना बढ़िया आपका रिजल्ट आएगा, ओके। तो दोस्तों, आज की क्लास खत्म होती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच इतनी देर तक बने रहने के लिए मेरे साथ। और इसी तरह से मैं और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी लाऊंगा, हर हर क्लास में मैं 5 5 क्वेश्चंस आपको इसी तरह से रिवाइज कराऊंगा, और आपका पूरा पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। और थैंक यू सो मच, आपने इस चैनल को इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम। आगे के लेसन्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और प्लीज आप ही लोगों के सहारे हूं मैं। जितना आप लोग शेयर करेंगे उतना ही मेरे लिए बेनिफिशियल होगा, और आपके लिए भी होगा, ठीक है। और नीट की बायोलॉजी की पूरी तैयारी कराने की जिम्मेदारी मेरी है। अभी हम ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट किए हैं, और हमने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस खत्म कर दिया है। आज हमने उसके 5 सवाल भी देखे, और अब हम सर्कुलेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि 5 6 लेक्चर्स में आपका सर्कुलेशन भी खत्म हो जाएगा। ये थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, तो लेकिन नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, हम सब इसे मिलकर कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच अगेन, और इस चैनल पे आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और पढ़ते रहिए, सवाल लगाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, बाय बाय।